नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल साहब। नई संसद भवन का जो है वो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सियासत उस पर जो है वो थमी नहीं है। और लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मुखातिब होते हैं बंसल साहब से और पूछते हैं कि जो नए संसद का जो लोकार्पण हो चुका है, जो उन्होंने अपनी नज़रों से जो है वो उन्होंने देखा और उसको लेकर उन्होंने जो है उसको लेकर एक रिपोर्टिंग भी की है। तो पहले वो वीडियो हम देखते हैं और उसके बाद जो है वो नरेश बंसल साहब से इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। ये भवन 1927 का बना हुआ संसद का भवन, इससे 70 वर्षों तक 75 वर्षों तक देश की स्वतंत्र भारत की सारी चीज़ें चली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी की दास्ता में जकड़ा हुआ ये भवन था, जिससे मुक्त होकर के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज इस दिव्य भव्य नए भवन का उद्घाटन हो रहा है, जो अमृतकाल में 25 वर्षों में भारत को विश्व की सबसे विकसित देश बनाने में होने वाली गतिविधियों का साक्षी होगा। देश की प्रगति के अनेक नियम कानून बहस और चर्चा के बाद इस भवन में बनेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक होगा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लागू करने वाला होगा, पूरे विश्व में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार की ये भवन है जो अगले 25 वर्षों में बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि आज इस भवन का उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बहुत ही गौरवशाली क्षण आज के ये हैं, जिसमें नए भारत का प्रतीक, विश्व के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्धशाली भारत का प्रतीक ये भवन, जिसमें अनेक प्रकार के चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, जो भारत के कल्याणकारी सुशासन और गरीब कल्याण के संबंध में पारित होंगे। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। बंसल साहब से पूछते हैं, नरेश बंसल साहब से, वो रिपोर्टर बने और उन्होंने खुद जो है वो उसकी कवरेज जो है वो की। सर, आप जो है रिपोर्टिंग के लिए उत्कल जो है वो संसद भवन में आपको रिपोर्टिंग करते हुए देखा गया, तो किस तरह से जो है वो आप देखते हैं इस जो नई इमारत जो है वो एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल जब मैं वहाँ पर था तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और मेरे जैसे सांसद तो बहुत गौरवान्वित थे। हमने पहली संसद में भी काम किया है और नई संसद में हमको काम करने का मौका मिलेगा। नई संसद भारत की बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति का परिचायक है। नई संसद बदलते भारत का प्रतीक है, जो भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की, वंचितों की, पीड़ितों की, महिलाओं के सशक्तिकरण की समावेशी सरकार चल रही है। और ये नया भवन एक किस्म से हमको नई ऊर्जा प्रदान करता है। आप कभी जाकर देखें तो नए भवन में जो आर्ट गैलरी है वो भारत के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को समेटे हुए है, विविधता में एकता का प्रतीक है। इसके साथ साथ जो आज की पीढ़ी भूल गई होगी उसको भी याद आएगा, अखंड भारत का नक्शा उस संसद में लगा है। हमारे देश की अनेक धरोहर वो कला के क्षेत्र की होंगी, संस्कृति के क्षेत्र की होंगी, धर्म के क्षेत्र की होंगी,
व्यापार के क्षेत्र की होंगी, हर क्षेत्र की प्रेरणादायी कृतियां वहाँ पर हैं। पहले के भवन में काम जरूर थे, 1927 का वो भवन बना हुआ है, लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता भी झलकती थी। नया भवन आज़ादी के बाद पैदा हुए सांसद, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए सांसद, इस भवन के अंदर जब जनता के कल्याण के संबंध में विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार के कानून बनाएंगे, तो लगेगा कि हम गर्व से प्रफुल्लित होकर के जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिसका हम संकल्प लेकर आए हैं। सर, मैं सबसे पहले आपने जिक्र जो है किया वहाँ पर अखंड भारत का जो नक्शा वहाँ पर जो लगा हुआ है, अखंड भारत के अंदर जो है वो पाकिस्तान भी आता है, पीओके भी आता है। अखंड भारत के अंदर जो है वो ज़मीन जो जिस पर जो है चीन का कब्ज़ा है वो भी आती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखंड भारत हमको ये बताता है कि भारत की सीमाएं कहाँ तक थी। न केवल पाकिस्तान, पीओके या चीन के कब्जे में जो है उसमें म्यांमार भी आता है, उसमें लंका भी आता है, नेपाल भी आता है, उसमें अफगानिस्तान भी आता है। हमारी सीमाएं तो बहुत दूर तक थी। तो कम से कम अध्ययन के लिए जो पीढ़ियाँ अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को याद रखती हैं, वो उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करती हैं। जब पता ही नहीं होगा गौरवशाली इतिहास का, तो फिर उसके लिए उनके अंदर गर्व का भाव कहाँ से आएगा? तो ये प्रेरणा देने वाली सारी चीज़ें हैं, और मैं कह सकता हूँ कि नई संसद, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी 21वीं सदी ये भारत की है, ये साबित करने में सक्षम होगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। चाहे पर्यावरण का मामला हो, जल संकट से जूझने का मामला हो, आतंकवाद से निपटने का मामला हो, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। इस संसद के माध्यम से जो कानून बनेंगे, जो विधेयक पास होंगे, वो कल्याणकारी होंगे और वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाने वाले हैं। मेरा एक सवाल फिर से है आपको, अखंड भारत की क्या तस्वीर जो है उसको लेकर कुछ सरकार आगे इस अखंड भारत का पुनः स्वरूप जो है वो दिखाई दे? पीओके से जो है भारत के समर्थन की आवाज़ें जो हैं वो अक्सर सुनाई देती हैं, और आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान जूझता हुआ नज़र आता है। अफ़गानिस्तान की स्थिति भी आपके सामने है, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय के अंदर भारत सरकार इस दिशा पर भी काम करेगी कि अखंड भारत का स्वरूप जो है वो फिर से जो है वो दिखाई दे? जिस समय भारत की संसद में 370 को समाप्त किया गया, उस समय की चर्चा को आप सुनेंगे तो चर्चा में हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे, और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक ही मुद्दा है कि वो पीओके खाली करे, आतंकवाद समाप्त करे, इसके बिना कोई बात नहीं हो सकती। और 370 ख़त्म किया है। आज कश्मीर के अंदर G20 का सफल सम्मेलन हुआ है, वहाँ के लोग टूरिज़्म बढ़ने से खुश हैं। वहाँ के लोगों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग में 26 लोग पास होकर के आए हैं, ये पहली बार उनको मौका मिला है। तो वहाँ के युवाओं में उत्साह है, और निश्चित रूप से पीओके हमारा है, एक दिन हम उसको लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। और अब मैं जो है वो भारत की तरफ जो है, भारत के विपक्ष की तरफ जो है वो रुख करता हूं, और आपसे उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मुख्य प्रतिपक्ष पार्टी जो है वो
कांग्रेस पार्टी वो इसे अहंकार का प्रतीक बता रही है। कह रहे हैं ये संसद का उद्घाटन नहीं था, नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं था, ये एक अहंकारी राजा का राज्याभिषेक था, ये पूर्ण हुआ। और साथ में एक वीडियो भी जारी कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर की, जिस पर दिल्ली पुलिस के पहलवान को जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो उठा रही है। और इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? और मैं नीतीश बाबू की बात करना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने संसद भवन की उन्होंने कहा कि इस भवन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसका उन्होंने इस कार्यक्रम को भी बेकार बताया है। तो क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो आप देखेंगे, आम सांसद से अगर पूछेंगे, जिन पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है, उनके सांसदों से भी आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो वो इसके बहिष्कार के पक्ष में नहीं मिलेंगे आपको। पार्टियों के उन नेताओं ने बहिष्कार का फैसला किया है जो संसद के सदस्य ही नहीं है, और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि जब संसद का सत्र होगा, जिस संसद के उद्घाटन का उन्होंने बहिष्कार किया, तो उनके सांसद उस संसद में बैठेंगे क्या? जब उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती है। आवश्यकता तो पिछले 15 साल से चर्चा हो रही थी। 2012 में मीरा कुमार जी जब लोकसभा की अध्यक्ष थी, तब इसके बारे में चर्चा भी हुई, प्रस्ताव भी हुआ, बजट भी आया। डीपीआर जो बनी उसमें हम सब जानते हैं कि पहले वो 3300 करोड़ की बनी, फिर रिव्यू हुआ तो 3900 करोड़ पर गई। ये बात अलग है कि उससे दुगना कवर एरिया मोदी जी ने और लगभग 1200 करोड़ में बना दिया। तो लोगों को इससे परेशानी है, कुछ लोगों को परेशानी है इस प्रोजेक्ट से ही। आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेगी, मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बता दूं तो बहुत से नेताओं ने जो विभिन्न मंत्रालय अपनी मंत्री रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से कोठी खरीदी और 20 लाख 25 लाख रुपए मंत्रालय से उसका किराया दे दिया। तो ये गतिविधियां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से खत्म होगी। एक अनुमान जो लोगों ने लगाया है, 1200 करोड़ में बनाया और 400-500 करोड़ रुपए सालाना किराया जाता था, तो इसका खर्चा तो 2 साल में निकल जाएगा। हाँ, जिनकी आमदनी होती थी उनको जरूर परेशानी है, और सब जानते हैं कि 2025 तक संसद की जो परिसीमन होना है 2025 तक रुका हुआ है। अटल जी ने उस समय रोका था, लेकिन अब जब होगा तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, कहाँ बैठेंगे? अब उस सारे विचार करके 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में बैठने की कंफर्टेबल व्यवस्था की गई है। तो केवल उनका राजनीतिक हित है, और उन्होंने नफ़रत का चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा रखा है। उनको और कुछ नहीं है, उनको मोदी जी से नफ़रत है, और देश की जनता को उनसे नफ़रत होती जा रही है। देश की जनता, वो संसद का बहिष्कार कर रहे हैं, देश की जनता उनका बहिष्कार करेगी 2024 में, देखना। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2024 में लोग जो हैं, जनता जो है वो इनका विरोध करने वालों का बहिष्कार करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है पुनः जो है किस ताकत के साथ जो है वो वापस जो है वो सत्ता में आएगा? देखिए, मैं लगभग 50 वर्षों से राजनीति को निकट से देख रहा हूँ। पहले के वर्षों में 85 के बाद गठबंधन की सरकारें बनती थी, सरकारों का गठबंधन होता था। जब से मोदी जी आए हैं, सरकार मजबूत है, विपक्ष गठबंधन में है, और वो भी गठबंधन ऐसा है कब कौन निकल के चला जाता है ये पता ही नहीं है। उसमें से एक राय नहीं है, हर एक उसमें प्रधानमंत्री बनना चाहता है, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे हमारे राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, हर एक प्रधानमंत्री बनना चाहता है। नीतीश बाबू जो मुहिम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली नहीं है 2000। नीतीश बाबू जो मुहिम चला रहे हैं, आपको लगता है कि ये बेकार मुहिम है, इसका कोई असर नहीं होने वाला? कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि भारत को विश्व की ये अमृत काल है,
और इस अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को विश्व की सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र बनाना है। विश्व गुरु तो हम पिछले 5 सालों जब से मोदी जी आए तब से ही 21 जून को योग करते हैं सारे देश, तो विश्व गुरु तो हम स्थापित हो ही गए। और इस साल हमारा जो सबसे अधिक उत्पादन मिलेट्स उसका भी वर्ष मनाया जा रहा है। तो भारत की चीज़ें हो रही हैं सारी, भारत की सदी है ये। भारत को ताकतवर बनना है और ताकतवर मोदी जी के नेतृत्व में बनना है, और किसी में वो दम नहीं है, इसलिए किसी के आने का कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी ही 2024 में आएंगे, पहले से अधिक सीटों से आएंगे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, पर सरकार एनडीए की बनेगी। सरकार एनडीए की बनेगी। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेश बंसल साहब का कहना है कि विपक्ष जो आंखों पर नफरत का चश्मा चढ़ाकर बैठा है वो ये ध्यान कर ले कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो क्या उनके सांसद इस संसद में नहीं आएंगे, और विरोध करने वाले तो सांसद हैं ही नहीं, संसद के सदस्य ही नहीं हैं। और दूसरी बात जो है वो 2024 के लिए नीतीश बाबू या और विपक्षी जो नेता हैं कितना भी जोर लगा ले, लेकिन कोई भी वैकेंसी जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए खाली नहीं है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।